बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडुफिल के साथ डॉक्टर नियाज़ अली हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ गुड टीचर। गुड टीचर में तो बहुत सारे क्वालिटीज़ होने चाहिए जो कि अनगिनत भी हो सकती हैं, लेकिन चंद एक हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो अगर हम बहैसियत मुअल्लिम किसी स्कूल में या कॉलेज में या किसी भी इदारे में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि हमने वो पेशा चुना है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को ज़ाहिर किया था। और हम ये तसल्ली रख सकते हैं कि हम उनके इस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। बहैसियत मुअल्लिम हम उनकी सुन्नत अदा कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों में रिसर्च में मैंने नोट किया है कि लिखा होता है कि टीचर्स बाय चॉइस और टीचर्स बाय चांस। तो ये जुमला तो सिंपल सा दिखाई दे रहा है, लेकिन असल में ये जुमला बहुत डीप है। सबसे पहले हमें फ़ैसला करना होगा कि हम टीचर बाय चॉइस हैं या टीचर बाय चांस। मतलब ये है कि अगर हमने ये प्रोफेशन अपने ही मर्ज़ी से चुना है और हम इसमें खुश हैं और इस पेशे से हम मुतमईन हैं और अपनी मतलब अंदरूनी मोटिवेशन से, इंटरनल मोटिवेशन से इसको हमने अपनाया हुआ है और हम पढ़ा रहे हैं, तो बेशक हम टीचर बाय चॉइस हैं। अगर हम किसी और पेशे की तलाश में हैं और सिर्फ़ अपनी एज को यहाँ सेव करने के लिए या किसी मजबूरी के तहत यहाँ अटके हुए हैं, तो हम टीचर बाय चांस कहलाएगी, बाय चॉइस नहीं। लेकिन हम अगर टीचर बाय चांस हो या बाय चॉइस हो, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अक्सर हमने सुना होगा कि टीचिंग एक ऐसा पेशा है जो कि आपको जन्नत भी ले जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा पेशा भी है जो आपको जहन्नम भी भेज सकता है, बसूरत ये कि अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियों को और फ़राइज़ को सही तरीके से अंजाम ना दें तो। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और उनकी रूहानी तरबियत और तालीम ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अगर हम अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से अदा न करें तो बेशक ये हमारे लिए एक ऐसा मसला भी पैदा कर सकता है जो कि क़यामत के दिन अल्लाह हमसे ज़रूर इसके बारे में पूछेगा। बेस्ट टीचर के लिए जो सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए वो है गुड कम्युनिकेशन या स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? असल में कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से निकला है कम्युनिकेयर, और इसका मतलब है अपने ख़यालात को या अपने सोच को या आपके जहन में या दिल में कोई बात हो किसी दूसरे को पहुंचाने को हम इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ये तारीफ़ जो है कम्युनिकेशन की ये अधूरी है। असल में कम्युनिकेशन वो है जो दोनों साइड से हो, यानी अपनी मतलब ख़याल, अपनी बात को किसी दूसरे को पहुंचाना और उनके जहन को या उनकी बात को अपने जहन तक ले आना और उनको सुनना, यही असल कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एक साइड नहीं है, ये डबल साइडेड है, बोथ साइड से है। ये आपकी तरफ से भी है और बात आ रही है स्टूडेंट्स की तरफ से, उनकी तरफ से भी है। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना कि आपके जहन में जो है वो किसी को पहुंचाएं सही तरीके से, और जो दूसरों के जहन में है वो आप अच्छे तरीके से सुन सकें। आपने सुना होगा कि पोल्यूशन की कितनी किस्में हैं। तो पोल्यूशन में हम सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन वगैरह वगैरह ये तो हमने पढ़े हैं, लेकिन शायद आपने ये लफ्ज़ भी सुना हो कि कम्युनिकेशन पोल्यूशन। कम्युनिकेशन पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी टीचिंग की जो क्वालिटी है उसको बुरी तरह मुतासिर करती है। असल में अगर हम अपनी कम्युनिकेशन में नाकाम हैं या हम किसी को अपनी बात और या लेक्चर या हमारे जहन में जो है बीइंग अ टीचर स्टूडेंट के सामने
हम उनको पहुंचाना चाहते हैं और हम ना पहुंचा सकें किसी भी वजह से, तो कम्युनिकेशन पोल्यूशन बन जाती है। मिसाल के तौर पर, या तो हमारी आवाज़ इस तरह है कि वो सारे क्लास तक नहीं पहुंच सकती, तो भी कम्युनिकेशन पोल्यूशन है। अगर हम अल्फाज इतने जल्दी अदा करें कि किसी को समझ ना आए, तो ये भी कम्युनिकेशन पोल्यूशन है। और या हम किसी की जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, वो सही तरीके से ना सुन सके और उनका सही फीडबैक ना दे सके, तो ये भी कम्युनिकेशन पोल्यूशन है, जो कि टीचिंग क्वालिटी को मुतासिर करती है। तो अगर हम एक अच्छा टीचर यानी गुड टीचर बनना चाहते हैं, तो हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि हम आसान से आसान तरीके के ज़रिए वो अपनी जो है ना वो मटेरियल, वो नॉलेज, वो एजुकेशन स्टूडेंट्स के जहन तक पहुंचा सके। असल में स्टूडेंट्स के साथ हमारा ताल्लुक़ रूहानी होता है, और इसको हमारे स्टूडेंट्स को हमारे रूहानी बच्चे कहते हैं। तो हम उनके स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं या रूहानी वालिदैन हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह जिस्मानी वालिदैन से बच्चे जन्म लेते हैं, इस तरह हमारी रूह से एक दूसरी रूह पैदा हो रही होती है या उसकी डेवलपमेंट होती रहती है। लेकिन इसकी डिपेंड्स तमाम तर जो है ना वो कम्युनिकेशन पे है, कि हम अपनी रूह से, जो कि नज़र नहीं आती, वो अल्फाज, वो नॉलेज जो नज़र नहीं आता, उनके जहन में डाल देते हैं जो हमें नज़र नहीं आता। तो इसमें बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है कि सही तरीके से वो चीज़ जो हमें नज़र नहीं आ रही, और एक जहन से दूसरी तक पहुंचाए, या किसी के जहन में अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है, तो हम वो सुन के उसका सही फीडबैक दे सके, ताकि स्टूडेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो। दूसरा पॉइंट है, गुड टीचर्स लिसन वेल। अच्छे असातिज़ा अच्छी तरीके से सुनते हैं। तलबा को सुनना, ये एक गुड टीचर की जो है ना एक खसूसियत है कि हम तलबा को सही तरीके से सुने, उनके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और उनको सेटिस्फाई करने की, फीडबैक देने की कोशिश करें। अक्सर हमने देखा होगा हमारे सोसाइटी में बच्चे अगर घर में ज़्यादा क्वेश्चन करें, तो यहाँ से वालिदैन से डांट पड़ती है, अक्सर मैंने देखा भी है। और यहाँ तक कि उनको बदतमीज़ कहा जाता है कि हर चीज़ पे क्वेश्चन करता है। इस तरह अगर क्लास में स्टूडेंट क्वेश्चन करे, तो टीचर को वो गवारा नहीं, और उनको बदतमीज़ समझकर उनको सज़ा दे देते। और बहुत सारे माशरे में अगर कोई इस तरह करे, तो पता नहीं कौन कौन से ब्लेम उस पर लगते हैं जो ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन, देयर इज़ नो नॉलेज। हमें जो नॉलेज आ रही होती है, वो क्वेश्चन के थ्रू उनके आंसर ढूंढने से ही आ रही होती है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं बच्चे को पढ़ाऊँ कि ज़मीन से सेब भी उगता है और मिर्च भी उगता है, तो उसके जहन में ये ज़रूर क्वेश्चन आनी चाहिए कि सर, एक ही फील्ड से अगर दोनों उगते हैं, तो एक इतना मीठा क्यों और एक इतना कड़वा क्यों है। तो इस तरह की क्वेश्चन बच्चों के जहन में आनी चाहिए। ये उसकी क्रिटिकलिटी को ज़ाहिर करती है। हमें उनके सवालों को सुनकर उनकी जवाबात सही तरीके से देनी चाहिए, ताकि उनका जो नॉलेज गैप है वो सही तरीके से हो, हम फिल करने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट जो है वो है गुड टीचर फोकस ऑन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या है? हमने अक्सर क्लासेस में देखा होगा कि बाज़ क्लासेस में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हेल्पफुल होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ इदारों में काम करने वाले असातिज़ा कराम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं। बदकिस्मती से हम ऐसे इदारे भी देख पाते हैं जिसमें कोलैबोरेशन नहीं होती, तो उसका कल्चर जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ फिर जाता है, और उनकी इफ़ेक्टिवनेस पे बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। तो कोलैबोरेशन का माहौल पैदा करना एक टीचर की अहम जिम्मेदारी है, चाहे वो खुद किसी
कल्चर में रहता हो टीचर्स के साथ या किसी दूसरी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन या बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं एक माहौल में, तो उनके साथ कोलैबोरेशन का रवैया अपनाना उनका पहला एम होना चाहिए। इसी तरह वही चीज़ अपने स्टूडेंट्स में कन्वर्ट करना होता है कि किस तरह एक दूसरे की मदद की जाए। अगर बच्चों को स्टूडेंट्स को इस तरह बनाएं कि वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव हों, तो हर टीम वर्क या इंडिविजुअल वर्क में वो उनको बेहतरीन रिज़ल्ट आ रहे होंगे फिर क्लास में। उसमें ना तो डिसिप्लिन का मसला आ रहा होगा ना कोई और जो चीज़ मतलब टीचर का एम है किसी क्लास के ज़रिए वो कोई नॉलेज कन्वे करना चाहता है, तो वो बेहतरीन तरीके से वो अपना एम अचीव कर सकता है। चौथा पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। गुड टीचर्स आर एडेप्टेबल। एडेप्टेबिलिटी क्या है? बहुत सारी चीज़ें नई आ रही होती है, नए मेथड्स ऑफ टीचिंग आ रहे होते हैं। स्टूडेंट्स में बहुत सारे मसाइल नए आ जाते हैं जो पहले किसी ने नहीं देखे होंगे, कोई हल नहीं ढूंढा होगा। तो नए तरीके तदरीस से या नए मसाइल उनको फेस करना, उसके साथ एडेप्टेबिलिटी, उनको अपने आप को मानूस करना उनके साथ, तो यही जो है ना एडेप्टेबिलिटी है। इस तरह न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी आ जाती है, तो अपने मतलब किरदार पे वो नज़र डालना कि मैं किस तरह स्टूडेंट्स के साथ रवैया रखता हूँ, पढ़ाता किस तरह हूँ, कौन सा मेथडोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन से मेथडोलॉजीज़ जो है ना वो इफ़ेक्टिव हैं और लोग क्या कह रहे हैं। मतलब लोग से मतलब है कि इंटरनेट पे बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, हम उनके मुख्तलिफ ब्लॉग्स और ये देखते रहते हैं, मुख्तलिफ रिसर्च देखते रहते हैं, तो उनसे पता चलता है कि न्यू ट्रेंड क्या है। तो न्यू ट्रेंड्स के साथ अपने आप को आगाह करना, यही एडेप्टेबिलिटी है। तो इसमें कंप्यूटर की नई चीज़ें आ जाती है, मोबाइल में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ तक कि लोगों ने तो यहाँ तक भी रिसर्च की है, बहुत सारे ममालिक हैं कि वो अब मोबाइल के ज़रिए ही वो टीचिंग करते हैं और उसमें से ऐसे ऐप्स डाले हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत सारा फ़ायदा दे रहे होते हैं बग़ैर किसी ज़्यादा मशक़ के या कोई मतलब जिसको फ़िज़िकल एफ़र्ट्स कहते हैं, उसके अलावा वो स्टूडेंट्स के लिए एक आसानी पैदा कर देते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी इसको कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है गुड टीचर्स आर एंगेजिंग। बेहतरीन उस्ताद वो हैं जो कि स्टूडेंट्स को एंगेज रखते हैं, उनको बिज़ी रखते हैं। अच्छा, हम जब स्कूल में थे ना, तो मुझे याद है कि अक्सर एक तो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा होती थी क्लास में, गवर्नमेंट स्कूल थे, तो टीचर आके कुर्सी पे बैठ जाता और किसी मॉनिटर को खड़ा करके वो कहता कि जो भी बातें करें, जो भी शरारत करे, बोर्ड पे उनका नाम लिखो और फिर मुझे वो बता दो। तो अक्सर इस तरह होता कि वो मॉनिटर बोर्ड पे नाम लिख के टीचर को वो दिखाता और टीचर सज़ा देता। अभी मैं सोच रहा हूँ इस तरह क्यों होता, बच्चे क्लास में बातें क्यों करते हैं, शरारतें क्यों करते हैं? क्योंकि इंसानी फितरत ये है कि जब ये फारिग हो तो ज़रूर कोई ना कोई शरारत करेंगे या कोई मतलब शोर करेंगे। अगर ये एंगेज हो तो इस तरह नहीं होगा। इसका हल ये नहीं है कि हम उनको सज़ा से डराएं, स्ट्रिक से डराएं या कोई मॉनिटर खड़ा करके उनसे कह दे कि जो भी बातें करें मेरे सामने ले आओ, मैं उनको सज़ा दूंगा। ये अच्छी बात नहीं है और ना इसका कोई फ़ायदा है। असल में चीज़ ये है कि हम पूरी प्लानिंग के साथ क्लास आए कि 40 मिनट का क्लास है या 1 घंटे का क्लास है, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द वेरी एंड हमने इसको इस टाइम को किस तरह गुजारना है, कितना टाइम किस मतलब चीज़ को देना है, पढ़ाई को कितना देना है, होमवर्क के लिए कितना देना है, बोर्ड के लिए कितना देना है, प्रैक्टिस के लिए कितना देना है। तो हमने लेसन प्लानिंग के ज़रिए उसकी डिवीज़न की होती है जो बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस तरह हम स्टूडेंट्स को इंगेज रखेंगे, मतलब मुख्तलिफ टीम वर्क करेंगे, इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड के ज़रिए या टीचिंग के दौरान हम उसको बिज़ी रखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत फ़ायदे वाली बात होगी और क्लास इफ़ेक्टिव रहेगी। अक्सर इस तरह भी होता है कि हम बोर्ड पे अक्सर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन
फिर भी स्टूडेंट्स बातें करते रहते हैं या शरारतें करते हैं या एक दूसरे के साथ खुफिया तरीके से लड़ते रहते हैं। तो मेरा यहाँ मतलब ये है कि बोर्ड पे टीचर का पढ़ाना ये स्टूडेंट्स इंगेजमेंट नहीं है। स्टूडेंट्स इंगेजमेंट ये तब होगा कि ये वन वे ट्रैफिक ना हो, मतलब सिर्फ टीचर पढ़ाए और वो सुने, इससे वो बोर होते हैं। टीचर को बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात उनको मुलविस करना पड़ता है टीचिंग के दौरान, उनको आवाज़ देनी पड़ती है, उनसे पूछना पड़ता है रैंडमली स्टूडेंट से जो है ना, उसको आवाज़ देना है, पूछना इसका क्या मतलब है, मैंने क्या कहा, आगे क्या करना है, इसका रिज़ल्ट आपके जहन में एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है। तो इस तरीके से अगर हम उनको इंगेज रखेंगे और हर एक के साथ इंटरेक्शन करते रहेंगे तो फिर ये इंगेजमेंट रहेगी और ये क्लास इफ़ेक्टिव होगी और कोई बच्चा शरारत भी नहीं करेगा। 6 पॉइंट है गुड टीचर्स शो एम्पैथी। अच्छा, हम अक्सर टीचर से मैंने सुना है अगर हम एम्पैथी करें ना तो ये स्टूडेंट बदतमीज़ी करते हैं, ये बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। तो इसका हल उनके जहन में जो वो कह रहे हैं कि इनका हल जो है ना वो सिर्फ स्टिक है, सज़ा है। यकीन रखिएगा ये स्टूडेंट जो है ना, इनके जहन हमारे लिए कहते हैं जब जो चीज़ भी हम इसमें मतलब इसकी काश करेंगे ना वो पक्के ना वो बारदार बन के वो वापस हमें लौटेंगे। तो क्यों ना हम इसमें नरमी, मोहब्बत, भाईचारा, कोलैबोरेशन वगैरह इस किस्म की चीज़ें डालें, ना कि सज़ा और जो हार्डनेस, हार्शनेस या नेगेटिविटी इस किस्म की चीज़ें डालने की बजाय। तो एम्पैथी वो चीज़ है कि हम अपने आप को किसी दूसरे की जगह खड़ा करके सोचें कि अगर हम इसकी जगह होते तो क्या होता। हमारा डुअल नेचर जो है ना वो बीइंग अ टीचर, सॉरी टू से बीइंग अ टीचर वो हमें ज़ेब नहीं देता। डुअल नेचर क्या है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि ये हमारे स्टूडेंट जो है ना ये हमारे जो है हम इनके रूहानी वालिदैन हैं। चलो वालिदैन तो हुए, तो हमारे अपने भी बच्चे होते हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होता है? अगर हम उनको दवाई देते हैं और वो ना कहें, वो शोर मचाए, इधर उधर भागे, तो हम क्या उनको मतलब कैसे उनको दवाई देते हैं? बहुत प्यार मोहब्बत के साथ उनको समझाते हैं, उनको बिठाते हैं। अच्छा, गिफ्ट देने की भी वो हम वादे करते हैं कि एक वो तुम ठीक हो गए फिर सैर के लिए जाएंगे, आपके लिए गिफ्ट खरीदेंगे, ये वो आइसक्रीम खाने जाएंगे। लेकिन यही अगर रवैया हमारे सामने क्लास में आता है किसी स्टूडेंट का, तो हम अपने दावे को कि हम रूहानी वालिदैन हैं इसको गलत साबित कर देते हैं। फिर हम सज़ा पे उतर आते हैं डायरेक्टली। ना हम उसे प्यार देते हैं, ना किसी प्यार से समझाते हैं, ना उनको इतना मुतासिर कर सकते हैं कि वो जहन में ये बात डाले कि ये भी मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे इतना प्यार करता है जितना मेरे वालिदैन मुझसे कर रहे हैं, और उनको फ़र्क महसूस ना हो। तो अगर आप इसमें कामयाब हो जाएं तो बेशक जो आप कहेंगे स्टूडेंट वही करेगा। और एक दफ़ा वो आपसे मानूस हो जाए, वो आप उसको ये बात महसूस हो जाए कि ये मेरे वालिद जैसा है या मेरी वालिदा जैसे। बल्कि मैंने तो अक्सर एजुकेटर से सुना है कि अगर टीचर ये तरह कहें, मेल टीचर हो, वो ये कहे कि मैं इनकी माँ जैसा हूँ, तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि माँ मोहब्बत देने वाली होती है। तो टीचर को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को मोहब्बत दे, ना कि हार्डनेस से उनको किसी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के ज़रिए उसको मजबूर करे किसी काम करने पर। हमारा 7वां पॉइंट है गुड टीचर्स हैव पेशेंस। किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। अक्सर स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस या उनके रवैये, एटीट्यूड्स, या स्टूडेंट्स के अपने दरमियान कोई शरारतें, कोई झगड़े हमें बहुत बुरे लग जाते हैं और हम उस वक्त पेशेंस से काम नहीं लेते, तो उनका जो रिज़ल्ट आ जाते हैं वो नेगेटिव होते हैं। वो इस तरह के हम ऑलरेडी भी मैंने कहा है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसको सज़ा देते हैं और उससे जो है ना उनके जहन में एक नेगेटिविटी, उनकी शख्सियत में नेगेटिविटी बन जाती है और उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। तो पेशेंस
बहुत ज़रूरी है। मैंने एक स्टूडेंट से सुना था कि मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ख़ुसूसन साइंस के सब्जेक्ट्स में, जो कि मैं करना चाहता हूँ। और जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मेरा एक टीचर है, वो ये समझ लेता है कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ और क्लास टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ वो डांट लेते हैं। तो मेरा क्वेश्चन वो मेरे जहन में वो कन्फ्यूजन के साथ बाकी रह जाता है और मैं क्लियर नहीं हो जाता। तो मैं क्या करूं? तो मैंने तो बहुत सारे तरीके समझाए कि इस तरह से पूछे, या आप अलहदगी में उनसे कह दें कि सर मेरा मकसद कहीं कभी भी ये नहीं है कि मैं खुदा न खास्ता आपकी गुस्ताही करूं, बल्कि मेरे जहन में क्वेश्चन होते हैं। अगर आप क्लास के दौरान वो उसको माइंड करते हैं तो बराए मेहरबानी क्लास के एंड में मुझे 2-3 मिनट दे दे ताकि मैं वो क्वेश्चन करूं तो बेहतर होगा। बहरहाल लेकिन स्टूडेंट्स में इतनी ज़रूरत नहीं होती कि फिर वो टीचर से इस तरह रिक्वेस्ट करें, क्योंकि टीचर ने डराया हुआ होता है। तो टीचर को चाहिए कि वो हर चीज़ को जो स्टूडेंट्स की तरफ से है उनको पेशेंस के साथ वो सुने। पेरेंट्स की तरफ से अगर कोई शिकायत आ जाए तो उनको भी पेशेंस के साथ सुने और एक पॉजिटिव अंदाज में उसका फीडबैक दे। तो स्टूडेंट्स की शख्सियत पे, पर्सनालिटी पे, क्लास इफ़ेक्टिवनेस पे, इदारे की इफ़ेक्टिवनेस पे वो बहुत जो है ना मुस्बत असर डालेगा। 8वां पॉइंट है गुड टीचर्स वैल्यू। गुड टीचर्स वैल्यू रियल वर्ल्ड लर्निंग। रियल वर्ल्ड लर्निंग क्या है? बदकिस्मती से हम स्कूल में सीख जाते हैं, फिर कॉलेज में सीखते हैं, पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, यूनिवर्सिटी में भी डिग्रियाँ लेते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो हमारे किसी काम की नहीं रहती। हम अगर रिज़्क की तलाश करें ना तो ये डिग्रियाँ जो हमने ली होती हैं वो हमारे किसी काम की नहीं रहती। देयर इज़ अ बिग गैप रियल वर्ल्ड लर्निंग में और ये हमारे लर्निंग में। रियल वर्ल्ड लर्निंग ये है कि अमली मैदान में जो है ना वो हम किस तरह अपने जो एजुकेशन हमने लिया है, सर्टिफिकेट्स लिए हैं, किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीइंग अ टीचर हमें चाहिए कि हम टीचिंग के दौरान बच्चों को जितनी भी मिसालें दें तो वो रियल वर्ल्ड से दें, अपने एजुकेशन को और रियल वर्ल्ड के साथ उनको कनेक्ट करें ताकि उनको पता चले कि एजुकेशन सिर्फ क्लास के अंदर एक चीज़ नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए है या डिग्री हासिल करने के लिए है, बल्कि इसका फ़ायदा जो है ना वो रियल वर्ल्ड पे है। हम कहते हैं एजुकेशन में कि क्लासेस आर फ्रॉम द सोसाइटी एंड सोसाइटीज़ इज़ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन और द क्लास। सोसाइटी से लोग क्लास में आते हैं, वही असर लाते हैं, क्लास से असर लेके सोसाइटी में जाते हैं, वही असर लेके उधर जाते हैं। तो उसका आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है। अगर हम रियल वर्ल्ड के साथ अपनी टीचिंग जो है उसको कनेक्ट करें और उनके असरात देखें तो मतलब उनके असरात बेहतरीन आएंगे। और बच्चे या स्टूडेंट्स जब भी किसी इदारे से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तो उनको इदारा और ये सोसाइटी अलग अलग चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बल्कि वही चीज़ें वो दिल में यही कहेंगे कि हमने थ्योरी में क्लास में जो कुछ पढ़ा है प्रैक्टिकल हम उसको सोसाइटी में कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा होगा और ये एक बहुत ज़्यादा अहम पॉइंट है कि हम रियल वर्ल्ड से अपनी एजुकेशन जो है उसको रिलेट करें। अगर हम रिलेट करने में नाकाम रहे तो ये एजुकेशन डिग्री हासिल करने के अलावा किसी काम की नहीं रहे। अगला पॉइंट है गुड टीचर्स शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? हमने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा है कि टीचर्स शुड बी रोल मॉडल। तो व्हाट इज़ अ रोल मॉडल? चलो अगर हम बच्चों से बार बार ये जहनी तौर पे याद कराएं कि आंखें बंद करके वो ये पढ़ो कि झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, या सिर्फ सच बोलेंगे, सच बोलेंगे, सच बोलेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, ये हम ज़बानी याद करें तो क्या इसका कोई असर होगा? कभी नहीं होगा, मेरे जहन में कभी नहीं होगा। या एक चार्ट बना के दीवार पे लगा दे कि करप्शन जो है ना वो मना है, ये बुरी चीज़ है, तो क्या इसका कोई असर होगा? कभी नहीं। क्योंकि जब तक ये चीज़ हमारी शख्सियत में ज़म होकर हमारी शख्सियत का हिस्सा न बन जाए और लाशऊरी तौर पे हम इसको अदा करने के जो है ना वो आदी न बन जाए, इस तरह नहीं होगा। तो
टीचर्स बीइंग रोल मॉडल किया है कि हम अगर बच्चों की किरदार साजी करना चाहें और हम उसको किरदार साजी के दौरान ये सिखाएं कि कभी झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, तो ये कभी किरदार साजी में इसको मैं नहीं कहूँगा। किरदार साजी ये है कि उनके सामने आप जो कुछ कर रहे हैं वही वो सीख रहे हैं, आपको पता भी नहीं है वो सीख रहे हैं। आप जो अल्फाज अदा कर रहे हैं अगर वो नरम है तो उसमें नरमी आ जाती है, अगर वो सख्त है तो उसमें सख्ती आ जाती है। अगर आप बार बार किसी बात के दौरान कभी ना कभी झूठ बोलते हैं खुदा न खास्ता, तो वही आदत उसमें पड़ती है। इस तरह वालिदैन का जो है ना वो साया भी उन बच्चों पे पड़ जाता है और जो कुछ करते हैं तो टोटली वो इमेज उन पे पड़ता है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि बीइंग अ टीचर हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि टीचिंग प्रोफेशन से वो मतलब उसका कोई लेन देन ना हो या कोई उसके खिलाफ हो या उस पर कोई नेगेटिव असर हो टीचिंग प्रोफेशन पे, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे अच्छा कुछ देखना चाहते हैं और अच्छा सीखना चाहते हैं और हम अपने अमल के ज़रिए ही उनकी तरबियत साजी कर सकते हैं और उनको पढ़ा सकते हैं। तो बीइंग अ टीचर हमें गुड प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए अपनी रियल लाइफ में भी। हमें स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे होते हैं और स्कूल में भी कोऑपरेशन हो, भाईचारा ब्रदरहुड हो या कोई भी चीज़ जो कि कोलैबोरेशन वगैरह, कॉलेजियलिटी, ये सब कुछ अगर हम अमली तौर पर करें तो हमारा असर जो है ना वो बच्चों में कन्वर्ट होगा और उनकी पर्सनालिटी पॉजिटिव पर्सनालिटी बनेगी। लास्ट पॉइंट है गुड टीचर्स आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपने कई बार सुना होगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तो यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत सारे प्रोफेसर इस तरह जो काफ़ी एजड थे और बहुत सारे ऐसे भी थे कि रिटायरमेंट के बाद दोबारा रीजॉइनिंग की थी तो उनकी एज जो थी वो 80+ थी। तो मैंने एक दफ़ा पूछा कि सर आप अपने वक्त में रिसर्च कर रहे थे तो कौन सी फैसिलिटीज़ थी आपके साथ? तो उन्होंने कहा कि हम लाइब्रेरी में जाके सारी रात गुजार के किताबें ढूंढ के, इस तरह भी हुआ है कि हफ्तों हमने लाइब्रेरी में जाके किताबें ढूंढी है लेकिन एक जुमला हमारे जो है ना रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें नहीं मिला। तो अभी तो वही टीचर लैपटॉप यूज़ कर रहे थे, ये टच मोबाइल यूज़ कर रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे थे। तो जब स्टूडेंटशिप में उन्होंने ये नहीं सीखा तो अब किस तरह वो कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि इन टेक्नोलॉजीज़ के आने के साथ साथ उन्होंने सीखी हैं। मोबाइल आ गया उन्होंने सीख लिया, लैपटॉप आ गया उन्होंने सीख लिया, ऑनलाइन लाइब्रेरीज एक्सेस आ गई उन्होंने सीख लिया। तो इसी तरह जो चीज़ भी अगर हम टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, कोई नई चीज़ आ जाती है, कोई मतलब कोई टीचिंग मॉडल आ जाता है, थियरी आ जाती है, रिसर्च आ जाता है, लैपटॉप या टेक्नोलॉजी कोई आ जाती है तो हमें उनको सीखना चाहिए और इसीलिए सीखना चाहिए ताकि हम अपना जो है ना वो टीचिंग मटेरियल भी खुद सही तरीके से तैयार कर सके, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएं और बच्चों को ये भी पढ़ाएं कि इन चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में ये चेंजेस ना लाए कि नहीं, मतलब मैं अगर कह दूँ कि चलो मैं तो मोबाइल से आशना ही नहीं हूँ, मुझे तो लैपटॉप यूज़ करना है या कोई ऑनलाइन लाइब्रेरी यूज़ करना मुझे तो आता नहीं है, तो मैं बच्चों को किस तरह फिर सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा। तो ज़रूरी है कि हम ज़िंदगी में नई आने वाली हर चीज़ जो कि रिसर्च है, मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ टीचिंग के जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको सीख लें, ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं और बच्चों को भी वो सिखाएं कि इन चीज़ों से किस तरह फ़ायदा उठाना है। तो हम कहते हैं ना महद से लेकर लहद तक सीखना, तो यही असूल जो है ना वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है कि हम जब पैदा हुए उसी दौर से हम सीख रहे हैं और मरने तक सीखेंगे इंशाल्लाह। तो यही लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ये हमारे अपने में फ़ायदे में भी होगी और बच्चों की फ़ायदे में भी ये बात होगी। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो के साथ दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप सजेस्ट कीजिएगा कि मतलब कौन से टॉपिक्स जो है ना वो सबसे पहले डिस्कस होनी चाहिए और वीडियो बननी चाहिए। तो आपके कमेंट्स और फीडबैक का मशकूर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।